नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डोडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे अजमेर का चौहान वंश, और अजमेर के चौहान वंश में हमने पिछले जो सेशन चल रहा था उसमें देखा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में देखा था। ये जो पृथ्वीराज सेकंड है, इसने 1167 में हांसी नामक स्थान पर क्या महल का निर्माण करवाया। ये जानकारी कौन देता है? जानकारी देता है अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? हांसी का अभिलेख। हांसी अभिलेख है, वो बताता है कि इसने क्या करवाया था, महल का निर्माण करवाया था। और ये जो महल थे, यहाँ पर इसका एक मामा था। मामा का नाम क्या था? गुहिल किल्हन। गुहिल किल्हन की क्या करता है, यहाँ पर नियुक्ति करता है। गुहिल किल्हन की क्या करता है? नियुक्ति करता है। फिर 1168 में हमने देखा कि 1168 में रूठी रानी का जो मंदिर है, रूठी रानी मंदिर में दोहड़ अभिलेख है। दोहड़ अभिलेख है, वो क्या कहता है? दोहड़ अभिलेख कहता है कि इसने जो अपना जो राज्य है वो बाहुबल से प्राप्त किया था। किस बल से प्राप्त किया था? बाहुबल से अपना जो राज्य है वो क्या किया था? प्राप्त किया था। और ये जो रूठी रानी है, इसका नाम क्या बताया गया है? रूठी रानी है, रूठी रानी का नाम था सुहाव देवी है। वो कौन थी? रूठी रानी। जो मंदिर है वो किसका है? सुहाव देवी का है। फिर इसने मेनाल में सुहेश्वर मंदिर है, उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। मेनाल में किसका निर्माण करवाया था? सुहेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला जो देखा था वो देखा था सोमेश्वर चौहान। अगला कौन था? सोमेश्वर। ये जो सोमेश्वर था, इसका जो बचपन है वो कहां पर बीता था? इसके ननिहाल में, यानी कि गुजरात में क्या इसका बचपन है वो बीता था। फिर जो कुमारपाल चालुक्य था, कुमारपाल चालुक्य का एक शत्रु था। कहां का? कोकण का। कोकण का एक राजा था। राजा का नाम है, राजा का नाम क्या था? मल्लिकार्जुन। राजा का नाम क्या था? मल्लिकार्जुन। कुमारपाल का शत्रु था। किसका शत्रु था ये? कुमारपाल का क्या था? ये शत्रु था। इसकी क्या कर देता है? मल्लिकार्जुन की सोमेश्वर क्या कर देता है? हत्या कर देता है। यदि हम इसकी रानी की बात करें तो सोमेश्वर की रानी थी, उसका नाम क्या था? कर्पूरी देवी था, जो कि अचल राज कलचूरी है, उसकी क्या थी? ये पुत्री थी, रानी थी। सोमेश्वर की रानी कौन थी? कर्पूरी देवी थी, जो कि किसकी? अचल राज जो कलचूरी है उसकी क्या थी? ये पुत्री थी। फिर इसने अजमेर में स्वयं की और अपने पिता की क्या लगवाई थी? मूर्तियां स्थापित करवाई थी। किसने? सोमेश्वर ने। कहां पर? अजमेर में खुद की और खुद के पिता की क्या लगवाई थी? मूर्तियां लगवाई थी। फिर इसने अजमेर में जो वेदनाथ मंदिर है उसका क्या करवाता है? ये निर्माण करवाता है। कौन सा मंदिर? वेदनाथ मंदिर है, उसका निर्माण करवाने वाला है वो कौन है? सोमेश्वर चौहान है। सोमेश्वर चौहान ने वेदनाथ मंदिर उसका निर्माण करवाया। फिर बिजोलिया अभिलेख है, वो क्या कहता है कि इसने जो पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, उसके लिए रेवणा जो गांव है वो क्या दिया था? दान में दिया था। किसके लिए? पार्श्वनाथ मंदिर के लिए। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए गांव देता है दान में। कौन सा गांव देता है? रेवणा गांव है, वो क्या देता है? दान में देता है। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए रेवणा गांव है वो दान में देता है। यदि हम इसके उपाधि की बात करें तो प्रताप लंकेश्वर। उपाधि कौन सी है? सोमेश्वर की उपाधि है वो है प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर है वो किसकी? सोमेश्वर की क्या है? उपाधि है। फिर इसी के शासनकाल में, सोमेश्वर के शासनकाल में एक अभिलेख लगाया जाता है जिसका नाम क्या है? बिजोलिया अभिलेख है, वो कब का है? 1170 का है। तो इससे आगे हमने क्या देखा था? थोड़ा हम बिजोलिया अभिलेख के बारे में देखते हैं। बिजोलिया अभिलेख ये अभिलेख है वो कब का है? 1170 ईस्वी का है। कब का है? 1170 ईस्वी का है।
ये जो अभिलेख है वो दिगंबर जैन लोलाक ने इस अभिलेख को क्या किया था, पार्श्व मंदिर में लगवाया था। इस मंदिर को जो बिजोलिया अभिलेख को पार्श्व मंदिर में लगाने वाला कौन था, दिगंबर जैन था। नाम क्या था, लोलाक। कौन था, लोलाक। लोलाक ने क्या है इसे लगवाया था। ये लोलाक कौन था, दिगंबर जैन। दिगंबर जैन था जिसने इसे कहां लगवाया था, पार्श्वनाथ मंदिर पर लगवाया था। यदि हम इसके रचयिता की बात करें, रचयिता की बात करें तो इसका रचयिता कौन था, गुणभद्र। रचयिता है वो कौन था इसका, गुणभद्र था। लेखक की बात करें, लेखक था इसका केशव। लेखक की यदि हम बात करें तो लेखक कौन था इसका, केशव। केशव है वो कौन था इसका, लेखक था। और यदि हम इसके उत्कीर्णक की बात करें, किसकी बात करें, उत्कीर्णक की, उत्कीर्णक है वो कौन था इसका, गोविंद। गोविंद है वो क्या था इसका, उत्कीर्णक था। फिर इस अभिलेख में हमें क्या है, कई निम्न जानकारी है वो मिलती है। पहला है जो बिजोलिया अभिलेख है वो क्या बताता है कि चौहान है वो कौन थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। किसे बताया गया है, चौहानों को बताया गया है। फिर इसमें जैन और जो पार्श्वनाथ, जो जैन और जो शिव हैं, जैन और शिव जो तीर्थ हैं उनके क्या है, नामों का वर्णन किया गया है। कृषि और शिक्षा की जानकारी देता है। कृषि और शिक्षा की जानकारी देने वाला अभिलेख है वो कौन सा है, बिजोलिया अभिलेख है। मंदिर के लिए जो भूमि दान दिया जाता था उसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और जो भूमि दान था उसे क्या कहते थे, डोहली। क्या कहते थे, डोहली। डोहली एग्जाम में पूछ ले कि डोहली क्या है, तो डोहली है वो क्या है, मंदिरों को दी जाने वाली भूमि दान। मंदिरों को दी जाने वाली भूमि दान। भूमि दान है वो क्या कहलाती है, डोहली कहलाती है। तो डोहली क्या है, मंदिरों को दिए जाने वाला भूमि दान है वो डोहली कहलाता है। फिर ये जो अभिलेख है वो बताते हैं जो प्राचीन नगर हैं उनके, प्राचीन नगरों के नाम के बारे में बताते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से जो नगर हैं जिनके प्राचीन और वर्तमान नाम देखते हैं। तो विजयावल्ली, विजयावल्ली है वो इस समय किस नाम से जाना जाता है, बिजोलिया के नाम से। उत्तर मादरी, उत्तर मादरी है उसे किस नाम से जाना जाता है, उपरमाल के नाम से। उत्तर मादरी को किस नाम से जाना जाता है, उपरमाल के नाम से जाना जाता है। ढिल्ली का, ढिल्ली का है वो दिल्ली को कहते हैं। साकंबरी है वो सांबर को कहते हैं। अही छतरपुर नागौर को कहते हैं। जाबालीपुर जालौर को कहते हैं। श्रीमाल का नाम देखने को मिला जिसे वर्तमान में भीनमाल के नाम से जाना जाता है। एक नाम देखने को मिला नड्डुल। नड्डुल को किस नाम से जाना जाता है, नाडोल के नाम से जाना जाता है। मंडलपुर को किस नाम से जाना जाता है, मंडलगढ़ के नाम से। और एक नाग हृदय, नाग हृदय है वो किस को जाना जाता है, नागदा को जाना जाता है। उसके बाद जो बिजोलिया अभिलेख है वो क्या बताता है, जो प्रशासकीय विभाजन है उसके बारे में बताता है। किस प्रकार से, जैसे कि देश, देश से क्या, देश है वो देश से पतन नहीं, सॉरी, पहले ग्राम, ग्राम से पल्ली, पल्ली से फिर पुर, पुर से पतन, और पतन से क्या बनता है, देश बनता है। तो इस प्रकार का जो प्रशासनिक विभाजन है वो कौन बताता है, बिजोलिया अभिलेख है वो बताता है। फिर बिजोलिया अभिलेख में क्या बताया गया, जो ग्राम का जो मुखिया है उसे महत्तर कहते हैं। और प्रतिगण, प्रतिगण का मुखिया है वो किसे कहते हैं, पारिग्राही को कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। सोमेश्वर के बाद में अगला जो राजा बना था वो कौन बना था, पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड, ये जो पृथ्वीराज थर्ड है इसे ही पृथ्वीराज चौहान है उसके नाम से जाना जाता है। 1177 से लेके 1177 से लेके 1192, 1192 का जो टाइम है, 1192 का जो टाइम है वो किसका है, पृथ्वीराज तृतीय है या पृथ्वीराज चौहान है, उसका टाइम पीरियड जाना जाता है। यदि हम इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर चौहान, और माता का नाम क्या था, कर्पूरी देवी था। ये 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। तो इनकी जो माता थी कर्पूरी देवी वो क्या करती है, अपने मंत्रियों के सहयोग से, किनके सहयोग से, अपने मंत्रियों के सहयोग से वो क्या करती है, शासन का संचालन करती है। किसका संचालन करती है, शासन का संचालन। शासन का संचालन है वो कौन करती है, संचालन करती है वो कौन करती है, कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी किसकी हेल्प से, हेल्प
है वो किसकी लेती है? मंत्रियों की लेती है, मंत्रियों की लेती है। इसके दो मंत्री हैं, वो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। एक तो कौन सा है? केमास, केमास, और एक था भुवनमल, भुवनमल। ये क्या है? इसके मंत्री हैं। इसके अलावा अन्य जो मंत्री हैं वो कौन है? स्कंद है, स्कंद है, वामन है और सोड है। स्कंद, वामन और सोड है, वो भी क्या है? इसके मंत्री हैं। फिर इसने पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? इसके जो चचेरे भाई थे नागार्जुन और अपरगांगे हैं, उनका जो विद्रोह है उसका क्या किया था? सामना किया था और उसे दबाया था। और जो नागार्जुन है, नागार्जुन ने गुरुग्राम के को क्या बनाया था? अपना मुख्य केंद्र बनाया था। फिर 1182 में, 1182 में क्या होता है? 1182 में अलवर, भरतपुर और मथुरा में जो भंडानक, कौन सी जनजाति? भंडानक, भंडानक जो जनजाति है, भंडानक जनजाति है, वो क्या करती है? डिस्प्यूट करती है, विद्रोह करती है, और उसे दबाता कौन है? पृथ्वीराज सेकंड है, वो दबाता है। फिर महोबा या तुलुम का युद्ध होता है, वो कब होता है? 1182 में ही एक युद्ध होता है, वो कौन सा होता है? महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध। ये जो युद्ध है महोबा का युद्ध, ये किस किस के मध्य होता है? पृथ्वीराज और परमद्दिदेव चंदेल के बीच में होता है, जो कि कहां का था? महोबा का था। यदि हम युद्ध के कारण की बात करें तो क्या होता है कि पृथ्वीराज की जो सेना है, पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है, वो युद्ध करके क्या है? वापस आ रही थी। जो स्वस्थ सेना थी वो क्या आगे चल रही थी, और जो घायल सैनिक थे वो क्या है? पीछे पीछे आ रहे थे। तो ये जो परमद्दिदेव चंदेल था, इसने क्या करा? जो घायल सैनिक थे उनको क्या है? मरवा दिया। तो फिर क्या होता है? घायल सैनिकों को मरवा देता है। तो इसमें क्या है? पृथ्वीराज चौहान क्रोधित हो जाते हैं और युद्ध होता है। कौन सा? महोबा का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान है उसकी क्या होती है? विजय होती है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो महोबा है उसको जीतने के बाद में इसका जो पुंजवन जो राय है, पुंजवन राय को क्या बना देता है? इसका प्रशासक नियुक्त कर देता है। फिर परमद्दिदेव चंदेल के महोबा के युद्ध में दो सेनापति देखे थे, एक था अल्लाह और एक दूसरे का नाम क्या था? उद्दल था। फिर 1184 में नागौर का युद्ध होता है। कब? कौन सा युद्ध होता है? नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध कब होता है? 1184 में। 1184 में कौन सा युद्ध होता है? नागौर का युद्ध होता है। पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज भीम सिंह सेकंड, जो कि क्या था? चालुक्य था। किसको लेके होता है? पहला जो रीजन था वो क्या था? दोनों का साम्राज्य विस्तार। फिर दूसरी बात करें तो चौहान और जो चालुक्य थे उनमें क्या है? लंबे समय से क्या चली आ रही थी? आपस में मुठभेड़, आपस में क्या है? मनमुटाव, दुश्मनी चली आ रही थी। फिर एक रीजन क्या था कि दोनों ही आबू की एक रानी थी जिसका राजकुमारी थी। राजकुमारी का क्या नाम था? इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी से क्या करना चाह रहे थे? विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन विवाह कौन करता है? पृथ्वीराज चौहान करता है। ये भी क्या था? एक युद्ध का कारण था। फिर जो इच्छिनी देवी थी वो क्या, कौन सी थी? प्रतिहार राजकुमारी थी। तो जो जगदेव प्रतिहार है वो क्या करवाता है? दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाता है। इससे आगे है वो हम देखेंगे। यहां तक हमने लास्ट सेशन है उसमें देखा था। अब हम देखेंगे चौहान गहेड़वाल विवाद। चौहान गहेड़वाल विवाद। चौहान गढ़वाल विवाद है वो देखेंगे। तो ये जो विवाद है वो किसके मध्य होता है? एक तो पृथ्वीराज जो है उसके मध्य और जयचंद गढ़वाल जो कि कहां के थे? कन्नौज के थे। किस किस के मध्य होता है ये विवाद? पृथ्वीराज वर्सेज ये जो कौन था? जयचंद, जयचंद जो कि कहां का था? कन्नौज का। कन्नौज के जयचंद और पृथ्वीराज है उसके मध्य क्या होता है? ये विवाद होता है। यदि हम विवाद के कारण की बात करें तो दोनों का ही एक मकसद था, वो था दिल्ली। यानी कि दोनों का विवाद के कारण की यदि हम बात करें तो दोनों ही क्या चाहते थे? दिल्ली पर अधिकार करना। दोनों दिल्ली पर अधिकार, दोनों का क्या? दिल्ली पर अधिकार करने का क्या था? मन था, यानी कि अधिकार या फिर जो उत्तराधिकार, दोनों का क्या था? दिल्ली जो उत्तराधिकार है उसको लेकर क्या था?
बनमुटाव था, दोनों ही क्या है दिल्ली को क्या हथियाना चाह रहे थे। फिर जयचंद है वो क्या करता है, पृथ्वीराज के खिलाफ चंदेलों की क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा कारण क्या था कि जयचंद है वो, जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ चंदेलों की क्या करता है, सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, चंदेलों की सहायता करता है, जो भी क्या था एक विवाद का कारण था। फिर जो जयचंद गैडवाल है उसके पृथ्वीराज ने क्या है, जो जयचंद गैडवाल है उसकी क्या थी, एक राजकुमारी थी। राजकुमारी और जो पृथ्वीराज दोनों का जो ननियाल था वो कहाँ था, गुजरात था। तो ये जो राजकुमारी थी ये भी ननियाल रहती थी। और कुछ इतिहासकार ये लव स्टोरी टाइप में बताते हैं कि जो जयचंद और संयोगिता है उनको आपस में प्रेम हो जाता है। जयचंद ये चीज नहीं, सॉरी, पृथ्वीराज और संयोगिता है उसको आपस में प्रेम हो जाता है, लेकिन जयचंद इस बात को स्पष्ट नहीं करता है, वो मतलब पसंद नहीं करता है। तो फिर क्या करता है जयचंद है वो संयोगिता का जो स्वयंवर है उसका आयोजन करवाता है। आसपास के जितने भी राजा थे उनको क्या है बुलाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान है उसको क्या है इनवाइट नहीं करता है। फिर और उसके बाद एक ये क्या करता है, जो जयचंद है वो महल के बाहर पृथ्वीराज चौहान है उसका क्या है कि पुतला बनवाता है और उसको क्या है द्वारपाल की जगह क्या है खड़ा कर देता है। फिर जब स्वयंवर के लिए संयोगिता आती है तो वो क्या है जो राजा थे उनको क्या है एक 1 बाय 1 क्या है रिजेक्ट करती जाती है। और लास्ट में जो पृथ्वीराज चौहान था उसका जो पुतला है उसमें क्या डाल देती है, माला डाल देती है। बाहर ही क्या कौन खड़ा था, पृथ्वीराज चौहान, और वो क्या है संयोगिता को क्या है वहां से उठा के ले जाता है। आगे चलकर क्या करता है वो संयोगिता से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। तो एक कारण क्या था कि पृथ्वीराज ने क्या कर लिया था, जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का क्या करके अपहरण करके क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। तो एक कारण क्या था कि पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी, जयचंद की राजकुमारी नाम क्या था, संयोगिता का अपहरण कर लेता है। अपहरण कर लेता है तथा उससे विवाह कर लेता है, विवाह कर लेता है। उससे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। ये जो कहानी है इसकी पुष्टि करता है एक इतिहासकार है, वो कौन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। वो क्या है इस तथ्य को ऐतिहासिक रूप से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कौन करता है, ये जो तथ्य है उसे स्वीकार करने वाला है वो कौन है, स्वीकार करता है। कौन करता है, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा है वो इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में क्या करता है, स्वीकार करता है। और एक पुस्तक है वो कौन सी है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। पुस्तक का क्या नाम है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, जो कि क्या करती है, इस चीज की क्या करती है, पुष्टि करती है। तो बुक का क्या नाम है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी है वो क्या करती है, इस बात है उसकी क्या करती है, पुष्टि करती है। फिर ऐसे बताते हैं कि ये जो जयचंद है ये किसके पास चला जाता है, गौरी के पास चला जाता है। ये क्या करते हैं, गौरी को भारत पे आक्रमण के लिए क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, ऐसा कुछ होता है। वो क्या है, इतिहासकार वो क्या अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन एक मत है कि तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में। गौरी भारत आ जाता है और एक युद्ध करता है जिसका नाम क्या है, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में। 1191 में कौन सा युद्ध होता है, तराइन का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज गौरी, पृथ्वीराज वर्सेज मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी वो कहाँ का था, गजनी का था।
गोरी है वो आ जाता है, लेकिन उसे चौहानों की ताकत का क्या था, अंदेशा नहीं था। और गोरी क्या है इस युद्ध में हार जाता है। गोरी क्या है इस युद्ध में हार जाता है। और जीत किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहानों की होती है। गोरी की टक्कर है वो, गोरी है वो चौहानों से क्या है मुकाबला नहीं कर पाता है। युद्ध के यदि हम कारण की बात करें तो कोई भी युद्ध हो उसका एक तो मुख्य कारण होता है, वो क्या है, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार किस किस का, कि कोई भी युद्ध हो उसमें क्या है, जो दोनों पक्ष होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनके क्या हो, साम्राज्य का विस्तार हो। तो पहला जो कारण था वो क्या था, इनका साम्राज्य विस्तार। फिर यदि हम बात करें तो जो चौहान है, चौहान लंबे समय से गजनी के जो राजा थे उनका क्या कर रहे थे, उनके साथ क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो चौहानों का लंबे समय से, चौहानों का लंबे समय से गजनी के राजाओं के साथ युद्ध कि लंबे समय से कोई ना कोई है वो गजनी से क्या है आता है। फिर जो युद्ध होता है, युद्ध में जब गोरी हार जाता है, जो युद्ध से पहले गोरी क्या करता है, तबर हिंद या बटिंडा है उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो गोरी है वो क्या करता है, गोरी ने तबर हिंद बटिंडा पर अधिकार कर लेता है। जब गोरी आता है तो गोरी क्या करता है, तबर हिंद है उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और एक जो जियाउद्दीन था, जियाउद्दीन को क्या घोषित करता है, बटिंडा है तबर हिंद का क्या प्रशासक नियुक्त करता है। प्रशासक है वो किसे नियुक्त करता है, जियाउद्दीन को। जियाउद्दीन है उसे क्या नियुक्त करता है, बटिंडा का प्रशासक है वो नियुक्त करता है। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है उसकी क्या होती है, जीत होती है। और एक दिल्ली के गोविंदराज तोमर है वो क्या करता है, अपनी कटार से क्या है, गोरी को क्या कर देता है, घायल कर देता है। तो गोरी को घायल करने वाला था वो कौन था, दिल्ली का राजा था, दिल्ली का एक जो शासक था जिसका नाम क्या था, गोविंदराज तोमर। दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने गोरी को घायल कर दिया। किसे घायल कर दिया, गोरी को। वह क्या है, घायल कर देता है। युद्ध में हार के बाद क्या है, गोरी है वो क्या है, वापस भागता है और वो क्या है, निकल जाता है। और वो क्या है, बटिंडा जो तबर हिंद है, तबर हिंद से थोड़ा आगे जाकर क्या है, रुक जाता है। वहां पर क्या है, ये बैठ जाता है, पृथ्वीराज रुक जाता है। और जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या, जब इस बात को जब उसे पता चलता है तो वो क्या है, गोरी से पूछता है। तो गोरी कहता है कि वहां का जो राजा है वो क्या है, मैं ये हार गया तो इस हार की वजह से वो क्या है, मुझे मौत के घाट उतार देगा। तो कुछ समय के लिए मुझे क्या है, यहाँ पर विश्राम किया रोकने की क्या है, इजाजत दी जाए। जबकि गोरी क्या है, वो क्या है, गोरी क्या करता है कि इसलिए रुकता है वहां पर कि वो क्या है, पृथ्वीराज चौहान है उस पर क्या है, दोबारा अटैक के लिए वो क्या है, अपनी जो पृष्ठभूमि है वो क्या करता है, तैयार करता है। और क्या, तराइन का कौन सा युद्ध होता है, फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तराइन का सेकंड युद्ध होता है। गोरी मौका देखता है और मौके के साथ ही क्या कर देता है, तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो तराइन पर दोबारा आक्रमण कर देता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान है उसकी क्या होती है, हार होती है। और गोरी क्या होता है, इसमें जीत जाता है। तराइन का जो सेकंड युद्ध था उसमें क्या, कौन जीतता है, मोहम्मद गोरी है वो जीतता है। फिर ये जो गोरी है वो सिरसा के पास क्या कर लेता है, सिरसा के पास सरस्वती नामक जो स्थान है, जो वहां पर क्या करता है, ये पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। कहां पर, हार के बाद सिरसा नामक
सिरसा के पास, सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार। पृथ्वीराज चौहान है उसे क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और क्या कर दिया जाता है तथा मार दिया जाता है, मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। फिर जो हसन निजामुद्दीन है, हसन निजामी है, वो क्या कहता है कि पृथ्वीराज है उसने क्या कर ली थी, गौरी की क्या कर ली थी, अधीनता है वो क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी, तो उसे क्या कर दे देते हैं, फिर अजमेर का क्या बना देते हैं, शासक बना देते हैं। ये बात वो अपनी पुस्तक है उसमें कहता है, जिसका नाम क्या है, ताज उल मासिर, ताज उल मासिर है, उसमें क्या वो कौन कहता है, हसन निजामी, हसन निजामी के अनुसार, हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और ये जो जानकारी है ये एक पुस्तक है, किसकी, गौरी की, सॉरी हसन निजामी की, हसन निजामी है उसकी पुस्तक है ताज उल मासिर, ताज उल मासिर। ताज उल मासिर है वो क्या है, इस बात की क्या है, गवाही देती है। फिर जो चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई की पुस्तक है, चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है वो क्या कहती है कि ये क्या करता है, इसे गजनी ले जाया जाता है पृथ्वीराज चौहान को, और वहां पर ले जाने के बाद में इसे क्या कर देते हैं, अंधा कर देते हैं। जब इस बात को पता चंद्रबरदाई को चलता है तो वो क्या करता है, वहां पर गौरी के पास जाता है और गौरी को क्या है, बताता है कि पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द वेदीवान है, उससे क्या करते हैं, शब्द वेदीवान से भी क्या करते हैं, निशाना है वो लगा सकते हैं। और फिर क्या है, जो चंद्रबरदाई है वो क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को क्या है, बताता है कि वो 24 गज ऐसे कुछ वो है, एक कहानी चलती है। तो उस आधार पे जो कि क्या है, सरासर एक मिथ्य है, एक तथ्य है, ऐसा नहीं होता है। गौरी है वो क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को इतना मौका नहीं देता है जितना पृथ्वीराज चौहान ने क्या है, गौरी को मौका दिया था। और क्या है, हसन निजामी के अनुसार ही क्या कर देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद यदि हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान है उसके यदि हम हार के कारण देखें, हार के कारण, यदि हम हार के कारण की बात करें तो पहला कारण था कि पृथ्वीराज चौहान है उसका क्या है, अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे क्या है, हमेशा ही क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। इसलिए उसे क्या है, अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे क्या है, किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है। तो पहला क्या कारण था, पृथ्वीराज का अपने पड़ोसियों के साथ विवाद था, अपने पड़ोसी हैं उनके साथ क्या था, विवाद था, जिसके चलते उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। पहला कारण क्या था कि पृथ्वीराज है उसके क्या अपने पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ विवाद चलते थे, तो उन्हें क्या किसी प्रकार की क्या सहायता नहीं मिलती है। फिर तराइन का जो युद्ध हुआ था, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, तराइन के फर्स्ट युद्ध के बाद
जो फर्स्ट युद्ध है उसके बाद क्या होता है कि ये गोरी की तरफ से क्या होता है, आश्वस्त हो जाता है। तो कुछ सेना क्या अपने पास रखता है और बाकी की जो सेना है वो क्या इधर उधर जो अन्य जो सीमा है उन पर क्या है लगा देता है। और गोरी है वो क्या इस चीज का क्या जासूसी करता है। तो युद्ध पर तराइन के पहले युद्ध के बाद जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज की तुलना में गोरी की सेना है वो क्या थी, अधिक थी। सेना अधिक थी। युद्ध के बाद जो गोरी है उसकी सेना है वो क्या थी, अधिक थी। फिर तीसरी जो गलती है वो क्या है कि गोरी को क्या है, समय दे देना। गोरी को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाना। गोरी है, गोरी को क्या तैयारी करने के लिए क्या है पर्याप्त समय है वो मिल जाता है। फिर गोरी क्या है एक अच्छा सेनापति था और उसने क्या है कूटनीति से क्या किया, पृथ्वीराज चौहान है उसको क्या है ये हराता है। फिर एक रीजन ये हो जाता है कि जो तुर्क थे, तुर्कों के पास क्या थे, घोड़े थे, जबकि जो चौहान थे चौहानों के पास क्या थे, हाथी थे। तो तुर्कों द्वारा घोड़ों का प्रयोग, तुर्कों के पास हाथी थे, नहीं तुर्कों के पास, सॉरी, तुर्कों के पास घोड़े थे, जबकि चौहानों के पास हाथी थे। फिर जो तुर्क थे, तुर्कों के पास हल्के हथियार थे। आज के टाइम की जो AK-47 वगैरह है वो थी तुर्कों के पास में, मतलब तलवार वगैरह थी जो हल्के लाइट वेट जो थे वो थे। जबकि जो राजपूत है, राजपूतों के पास क्या थे, वही अपने भाले वगैरह हैं वो थे। फिर जो तराइन का युद्ध है, तराइन के युद्ध का यदि महत्व की बात करें तो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज की क्या होती है, हार के बाद भी, हार के बाद जो गोरी हैं, गोरी के जो उत्तराधिकारी हैं उनके लिए क्या है भारत में जो राज्य करना है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो तराइन के युद्ध का महत्व है, महत्व की बात करें तो पृथ्वीराज की हार के बाद गोरी के उत्तराधिकारियों के लिए, गोरी के उत्तराधिकारियों के लिए, उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हुआ। क्या हुआ, भारत में राज करना है वो क्या होता है, आसान होता है। अंतिम जो पृथ्वीराज है वो क्या था, अंतिम में राजपूत राजा था जिसने क्या किया था, दिल्ली पर क्या कर लिया था, जिसने दिल्ली पर क्या है अधिकार कर लिया था। तो ये क्या था, अंतिम राजपूत राजा है वो कौन है, पृथ्वीराज है, जिसने क्या किया था, दिल्ली पर अधिकार किया था। उसके बाद किसी ने क्या है दिल्ली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, मतलब किसी ने क्या दिल्ली पर क्या नहीं किया था, अधिकार नहीं किया था। जो तुर्क हैं, तुर्क शासन की स्थापना के बाद भारत में क्या होता है, भारत में जो विदेशी है, विदेशी शासन का क्या सिलसिला क्या है कि शुरू हो जाता है, जो कि क्या 1947 तक क्या है चलता है। तो तुर्क शासन के बाद, भारत में विदेशी शासन का एक सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जो कि 1947 तक चलता है। कब तक चलता है, 1947 तक चलता है। पृथ्वीराज अंतिम राजा था,
जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। पृथ्वीराज वो क्या था, अंतिम राजा था जिसने क्या किया था, दिल्ली पर क्या है, अधिकार किया था। फिर ये जो तुर्क थे, तुर्क जो आक्रमणकारी हैं, उन्होंने जो भारतीय संस्कृति है उस पर सकारात्मक और जो नकारात्मक है वो दोनों प्रकार के क्या है प्रभाव है वो देखने को मिले थे। तुर्क शासन की वजह से भारतीय संस्कृति पर, तुर्क शासन की वजह से भारतीय संस्कृति पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिले। यदि हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें, सकारात्मक प्रभाव है वो कौन कौन से पड़े हैं, तो यदि हम सकारात्मक प्रभाव उनकी बात करें तो भारत में इंडो इस्लाम जो सांझी संस्कृति है उसका क्या होता है, उदय होता है। किस प्रकार की, इंडो इस्लाम, भारत में इंडो इस्लाम, इस्लामिक संस्कृति का क्या होता है, उदय होता है। कौन सी संस्कृति का, इंडो इस्लामिक जो संस्कृति है उसका क्या है, उदय होता है, जिसका जो प्रभाव है वो स्थापत्य कला है उस पर देखने को मिलता है, साहित्य पर देखने को मिलता है, संगीत पर देखने को मिलता है और चित्रकला पर देखने को मिलता है। तो जिसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव किस किस पर देखने को मिलता है, स्थापत्य कला, साहित्य, स्थापत्य कला है, साहित्य है, संगीत है, संगीत तथा चित्रकला पर देखने को मिलता है। किस पर, इस पर स्थापत्य कला है, साहित्य, संगीत और चित्रकला है, उस पर क्या है देखने को मिलता है। फिर साथ ही जो भारत में जो सूफी और जो भक्ति जो आंदोलन है उसका भी क्या होता है, प्रारंभ होता है। दूसरा जो प्रभाव है वो क्या है, पहला स्थापत्य कला और संस्कृति, साहित्य, संगीत पर, और दूसरा क्या है कि भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन, का क्या होता है, प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। भारत में क्या सूफी और जो भक्ति आंदोलन है उसका क्या है, प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। फिर ये तो कहते हैं इसके सकारात्मक पहलू थे। और यदि हम नकारात्मक की बात करें, नकारात्मक जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव की यदि हम बात करें तो क्या होता है कि जो तुर्क है, तुर्कों ने हिंदू मंदिर और जो बौद्ध मठ है उनको क्या है तोड़ दिया, जिससे कि क्या है इनकी जो संस्कृति है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। तो पहला जो क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि तुर्कों ने हिंदू मंदिर तथा बौद्ध मठों को तोड़ दिया, जिससे इनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। ये तोड़ने से क्या इनकी जो संस्कृति है उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। फिर 12वीं शताब्दी के बाद जो बौद्ध संस्कृति है
वो क्या है, भारत से लगभग क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो 12वीं शताब्दी के बाद, 12वीं भारत से बौद्ध संस्कृति लुप्त सी हो जाती है। भारत से क्या है, जो बौद्ध संस्कृति है वो 12वीं शताब्दी है, उसके बाद क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तुर्कों ने क्या है, कई शिक्षण जो संस्थान है उनको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, जिससे कि भारतीय जो शिक्षा है उसका भी क्या होता है, पतन होता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था उसका क्या होता है, पतन होता है। तुर्कों ने भारतीय शिक्षण संस्थान नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या पड़ता है, प्रभाव, शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और वो क्या होता है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ। स्कूल वगैरह जो शिक्षण संस्थान है, नालंदा है, उनको क्या तोड़ देते हैं, बताते हैं कि उनको तोड़ देते हैं। जो पुस्तकालय हैं उनको क्या है, जला देते हैं। फिर जो चौहान है, पृथ्वीराज चौहान की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक पृथ्वीराज चौहान है, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो इसने कला और जो संस्कृति है, कला संस्कृति है विभाग की क्या करता है, स्थापना करता है। और इसका जो अध्यक्ष है वो इसका एक मंत्री था जिसका नाम क्या था, पद्मनाभ। पद्मनाभ है, उसे क्या बनाता है, इसका अध्यक्ष बनाता है। तो कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की, कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की। और इसका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष किसे बनाता है, इसका एक मंत्री होता है, मंत्री का नाम क्या था, पद्मनाभ। पद्मनाभ को क्या बनाता है, इसका अध्यक्ष बनाता। कला और संस्कृति विभाग है उसकी क्या करता है, स्थापना करता है। और इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाता है, अपना जो मंत्री है पद्मनाभ उसे बनाता है। दिल्ली के पास पिथौरागढ़ का जो किला है उसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। दिल्ली के पास पिथौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया। पिथौरागढ़ का जो किला है उसका जो निर्माण करवाने वाला है वो भी कौन है, ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये है। फिर यदि हम इसके दरबारी विद्वानों की बात करें, दरबारी विद्वान हैं उनकी यदि हम बात करें तो पहला जो दरबारी विद्वान है वो कौन है, चंद्र बरदाई, जिसे किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसने क्या लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। तो एक पहला है वो कौन है, चंद्र बरदाई है, जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज। चंद्र बरदाई है, उसका जो नाम है वो क्या है, पृथ्वी भट्ट। इसने क्या लिखी थी, पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज रासो। ये किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई है, उसने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। जयानक, अगला जो दरबारी विद्वान है वो कौन है? जयानक, जिसने कौन सी लिखी थी? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय है उसके लेखक है, वो कौन है? जयानक है। उसके बाद अगला जो है वो विश्व स्वरूप है। विश्व स्वरूप वागीश्वर, विश्व स्वरूप है, वागीश्वर है, जनार्दन है, जनार्दन है। और एक है वो कौन है? विद्यापति गौड़। विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़ है, वो भी क्या है इसके? वो है दरबारी विद्वान। और आसाधर, आसाधर, ये क्या है इसके? दरबारी विद्वान है। दरबारी विद्वानों की यदि हम बात करें तो चंद्रबरदाई है, जिसका नाम पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। जयानक ने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज विजय, विश्व स्वरूप, वागीश्वर, जनार्दन, पृथ्वी, विद्यापति गौड़ और आशाधर, ये क्या है इसके? दरबारी विद्वान है। फिर यदि हम पृथ्वीराज चौहान है उसके यदि हम मूल्यांकन की बात करें, कई बार क्या है पूछ लेते हैं मेंस में, पृथ्वीराज का मूल्यांकन। पृथ्वीराज है उसका क्या है? मूल्यांकन। मूल्यांकन की यदि हम बात करें तो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज पर अपरिपक्व सेनापति, क्या? अपरिपक्व सेनापति और अदूरदर्शी राजा होने का क्या लगाया जाता है? आरोप लगाया जाता है, जो कि क्या है? सही नहीं है। क्या है? जो कि सही नहीं है। क्या आरोप लगाया जाता है? कि पृथ्वीराज चौहान है वो क्या है? अपरिपक्व सेनापति है और अदूरदर्शी क्या है? राजा है, जो कि क्या है? सही नहीं है। क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध में हार से पहले पृथ्वीराज चौहान है उसने क्या है? एक भी युद्ध है वो हारा नहीं था। तो ये बात है वो कहना सत्य नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज को अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा कहा गया है। जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तराइन के सेकेंड युद्ध से पहले इसने एक भी युद्ध नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा। इसने क्या है? एक भी जो युद्ध है वो क्या है? ये नहीं हारता है। फिर दूसरा कि दुश्मन की जो भागती हुई सेना है उस पर क्या है? आक्रमण नहीं करना और माफी मांगने पर क्या है? दुश्मन को क्या है? छोड़ देना। ये क्या है? ये उस समय जो भारतीय जो संस्कृति है उसके क्या थे? आदर्श थे। और पृथ्वीराज चौहान है उसने क्या किया? इसका पालन किया। पहले क्या है कि एक तो निहत्था है उस पे क्या करते थे? आक्रमण है वो नहीं करते थे। तो इस प्रकार जो भागती हुई सेना थी उसको क्या पीछे से आक्रमण नहीं किया। और माफी मांगने पर जो अपना जो दुश्मन होता है माफी मांगने पर जो अपना जो दुश्मन होता है उसे क्या है? माफ कर देना। ये क्या है? भारतीय जो संस्कृति है उसके उसमें क्या है? इसके बारे में बताया गया है। तो पृथ्वीराज चौहान है उसका क्या करता है? पालन करता है। दुश्मन की भागती हुई सेना
आक्रमण नहीं करना तथा माफी मांगने पर माफ कर देना। भारतीय संस्कृति का क्या है? आदर्श है। और पृथ्वीराज ने क्या किया? इसका पालन किया। पृथ्वीराज चौहान ने इसका पालन किया, जो कि कहती है कि सही बात थी, अपनी संस्कृति है उसका क्या है? पालन किया। हालांकि इसके हार से क्या है कि भारत में क्या होता है कि जो गुलामी है, गुलामी का जो मार्ग है वो क्या होता है? प्रशस्त होता है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें तो मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है, मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उसमें इसे क्या है? महत्वपूर्ण नजर है, उससे क्या है? देखा जा सकता है। यदि हम इसके उपाधि की बात करें, उपाधि की यदि हम बात करें तो उपाधि है वो राय पिथोरा। राय पिथोरा, ये जो इसकी जो उपाधि है वो कौन सी है? राय पिथोरा। और एक जो अन्य उपाधि है वो कौन सी है? दल पुंगल। दल पुंगल, ये क्या है? इसकी उपाधियां है। जब पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अगला जो शासक है वो कौन बनता है? पृथ्वीराज चौहान है, उसका जो बेटा है जिसका नाम क्या है? गोविंद राज। अगला तो शासक है वो हम कौन सा पढ़ेंगे? गोविंद राज। गोविंद राज। ये जो गोविंद राज है ये क्या करता है? तुर्कों की अधीनता है वो क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। जिससे तुर्क क्या है? इसे अजमेर पर क्या कर लेते हैं? शासन करने की क्या है? अनुमति दे देते हैं। तो ये क्या करता है? तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, जिससे वे इसे अजमेर वापस दे देते हैं, वापस दे देते हैं। अजमेर है वो क्या इसे गोविंद राज को क्या अजमेर वापस दे देते हैं। लेकिन इसका चाचा था जिसका नाम क्या था? हरिराज। हरिराज है वो क्या करता है? इसे हटा देता है और ये कहां चला जाता है? रणथंबोर चला जाता है। लेकिन चाचा हरिराज इसे हटा देता है, तो यह रणथंबोर चला जाता है। रणथंबोर चला जाता है। रणथंबोर चला जाता है, वहां पर क्या चौहान राज्य की क्या करता है? स्थापना करता है। जो कि इससे बाद में हम आगे गोविंद राज है उसको क्या है? दोबारा पढ़ेंगे वहां पर जाकर। फिर अगला जो शासक है वो कौन बनता है? फिर चाचा हरिराज। हरिराज है वो क्या बनता है? शासक बनता है। और ये क्या करता है? दिल्ली पर क्या करता है? आक्रमण करता है। लेकिन क्या है? इसे तुर्क है वो क्या है? हरा देते हैं। इसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उस समय दिल्ली में, तो वो क्या करता है? इसे हरा देता है। फिर ऐबक ने क्या है? फिर से क्या है? अजमेर पर आक्रमण किया। आक्रमण किया तो और ये क्या है? हरिराज है वो हार गया और इसने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। तो इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे हरा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने क्या इसे हरा दिया। बाद में ऐबक ने दिल्ली पर क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण आक्रमण किया। सॉरी, ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया तथा हरिराज को हार का सामना करना पड़ा।
अंत में दुखी होकर ये हरिराजैया क्या कर लेता है, हरिराज ने आत्महत्या कर ली। हरिराज उसने क्या है, आत्महत्या कर ली। और इसी के साथ जो अजमेर का जो चौहान वंश है वो क्या है, हरिराज पे आके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका एंड हो जाता है। और इससे जो आगे हम पढ़ेंगे रणथंभौर के जो चौहान है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।